नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली टेस्ट नंबर 16वां लेके आ चुका हूँ। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके सारे टेस्ट दीजिए। कारण ये है कि भाई टेस्ट के थ्रू भी आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस हो रहा है तैयार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इस टेस्ट का कि जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन उठाया गया है। और यही कारण होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में एज इट इज़ दिख जाता है। तो ज़रूर 1 to 1 सारे टेस्ट दीजिए और टेस्ट के थ्रू भी आपका सिलेबस कंप्लीट हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आप सबको पता है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस स्टेज को तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो सारे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं और सारे टेस्ट भी अपडेटेड होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया, 100 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। लास्ट में मैं इसका कट ऑफ भी बता दूंगा कि भाई क्या कट ऑफ था इस टेस्ट का, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक क्या नाम है इसका, कालीबंगन या कालीबंगा बोल सकते हो, किस राज्य में है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग इसका आंसर तो टिक करेंगे, हमको पता है, लेकिन यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो भाई, कालीबंगन की बात कर ले या कालीबंगा की बात कर ले तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में है, आप सबको पता है। आंसर तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका जो है उत्खननकर्ता कौन है, ये बहुत पूछता है। और ये कब किया गया था, तो डेट भी ध्यान रखिएगा। 1951 से 52 ईस्वी में कौन किया था भाई, व्यक्ति का नाम था अमला नंद घोष। अमला नंद घोष के द्वारा इनका उत्खनन किया गया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई यज्ञ वेदी और जोते हुए खेत का साक्ष्य, यज्ञ वेदी और जोते हुए खेत का आप सबको पता हुआ है, जोते हुए खेत का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला में है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता से होगा तो भाई कहाँ पे, किस जगह से, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये पाटने है। आंसर क्या हो जाएगा, ये पाटने। और ये बिहार के पटना मत टिक कर दीजिएगा, जो कि बिहार के पटना मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो पाटने है भाई ये महाराष्ट्र में है ना। आप सबको पता है कि हड़प्पा का कोई भी स्थल बिहार से नहीं मिला है ना। तो ये महाराष्ट्र के पाटने से जो है ये स्थल मिला है, ठीक है। मन के बनाने के कारखाने यहाँ पे कई जगह, यहाँ पे भीमबेटका भी देगा तो वो भी टिक करना, भीमबेटका। और जो कि यहाँ पे प्राचीनतम मानव निर्मित चित्रांकन पाटने से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसका जो केंद्र देता है ना कई बार, वो भीमबेटका भी रहता है ऑप्शन में, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। हालांकि इसका जो है सर्वप्रथम मनके का निर्माण ये पाटने जो महाराष्ट्र में है वहीं से मिला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह कि चिरांत पुरास्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति का अवशेष मिला है या फिर मिले हैं। तो देखो, चिरांत कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग आंसर पहले बताइए। हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर ए टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ये जो है ताम्र पशानिक संस्कृति, और ये कहाँ पे है चिरांत, ये लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए। देखो, हिस्ट्री ना रटने का चीज़ नहीं है। हिस्ट्री जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ते हो ना डायग्रामिकली, हिस्ट्री भी मेरे भाई ऐसा ही है। यहीं पे आप सबको पता है कि सारण जिला है, ठीक है। और इसी सारण जिला से सारण जिला में जो है चिरांत गांव का नाम है, एक छोटी सी बस्ती है। हालांकि अभी इनका विकास हो गया है, लेकिन ये नवपाषाणकालीन अवशेष है, स्थल है। और इस स्थल का जो चिराद स्थल है, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार पूछ जा सकता है। तो 1962-63 में एक व्यक्ति का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। इसका नाम है प्रोफेसर B.K. सिन्हा। तो प्रोफेसर जो है B.K. सिन्हा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। चिरांद कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता है कि भाई बिहार के सारण जिला में है, ठीक है। और ये ताम्रपाषाणिक, तो देखो भाई यहाँ पे ये जो मैं अभी शब्द यूज़ किया हूँ ताम्रपाषाण, कुछ लोगों का डाउट रहता है। देखो, ताम्रपाषाण काल बोलिए चाहे नवपाषाण काल बोलिए, तो नवपाषाण काल को ही ताम्रपाषाण काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे तांबा का जो प्रयोग हुआ था, ठीक है। और कृषि का जो विकास का जो साक्ष्य मिला है, या फिर कृषि का जो पूरे तरीके से विकास होना शुरू हो गया था इसी ताम्र काल से, या फिर कह सकते हो नवपाषाण काल से, ठीक है ना। हम लोग पाषाण काल बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, आप लोग सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि मान लो कि मिट्टी का जो है खिलौना बना लिया, इसे आग में पका दिया, है ना। आग में पकने के बाद ये टेराकोटा कहा जाता है ना, टेराकोटा। तो क्लियर हो गया। तो ये हल्का जो है ना, कह रहा है कि कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से
टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल आंसर जो है इसका, जो लोग बी टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है बी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो अच्छा, एक मैं थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य है सर बिहार में कोई नहीं मिला। देखो पहली बात, हड़प्पा सभ्यता जो फैला हुआ था वो बिहार में था ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखेगा यूपी ऐसे, ये तो आप देख सकते हो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में यूपी और पश्चिम में पाकिस्तान। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का फैला होता था। तो बिहार में इसका इसलिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इधर गया ही नहीं था। समझ में आ गया। तो ये वनमाली की बात कर ले तो वनमाली जो फ्रेंड्स है ये हरियाणा जिला के हरियाणा राज्य के हिसार जिला में है, ठीक है, हिसार जिला में है ये क्लियर। और यहीं से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। देखिए वनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिला है, मैं अभी पहले भी बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये जो वनमाली है हड़प्पाकालीन स्थल है, बिल्कुल है, तो इसका उत्खनन किसने किया था? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो एक डेट ध्यान रख लीजिएगा, 1973 से 74, 1973 से 74, और व्यक्ति का नाम था रविंद्र, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो रविंद्र सिंह, इसका नाम था वेस्ट के द्वारा जो है इस स्थल का खोज किया गया था। यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं मैं बोल ही देता हूँ। तो देखो भाई, मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मन के तांबे, है ना, हल्की आकृति का खिलौना भी बनवाली से मिला है, खिलौना मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोगों का रहता है डाउट कि सर मेरा साइंस वीक है, साइंस में हम कमज़ोर है, या जीके जीएस में कमज़ोर है, या फिर मैथ मेरा कमज़ोर है, या कोई भी सेक्शन चाहे करंट अफेयर्स हो, तो सब कुछ आपको जीरो से पढ़ाया जा रहा है इस बैच में। और सबसे बड़ी बात है, ये बैच जो आप लोगों के बीच में लेके आया गया है, इसमें बीएसएससी सीजल 4, बीपीएससी एईडीओ, है ना, और साथ में बिहार की जो किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, एकदम जीरो से। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको सारे सेक्शन का हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, आप सबको पता ही है, 1099 का। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, इसी नंबर पर, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, 7319924130, इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, है ना। और उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। जो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो ऑलरेडी उस सेक्शन का लिस्ट बना दिया गया है, जो प्रेजेंट टाइम में क्लास चल रहा है वो भी दिख जाएगा। तो एक जगह, और सबसे बड़ी बात है कि सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है। तो कहीं पे आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ है, या फिर आप बिगिनर है, सबके लिए सर्वोत्तम होता है रिकॉर्डेड क्लास, आपको पता ही होना चाहिए। और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है, आप सबको पता होना चाहिए। मान लो कि मैथ्स पढ़ रहा है, कहीं पर दिक्कत आ गया, डायरेक्टली पूछ सकते हो और एट अ टाइम आपको जवाब मिलता है। 1-to-1 सारी चीज़ें समझाया जाता है। और इसका फी मात्र 1099 है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कंप्लीट पैकेज है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करवाया जा रहा है। और पूरा सिलेबस वही जाहिर सी बात है एईडीओ से पहले कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसका वैलिडिटी आपके सीजल 4 एग्जाम तक रहेगा। अच्छा, जो लोग सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जीएस का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या मैथ रीजनिंग का टेस्ट चल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस का टेस्ट मात्र फ्रेंड्स अभी 399 कर दिया, उसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है। नंबर वही है, यहाँ पे दे देता हूँ 7319924130। और ध्यान रहे, ये टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। साथ में मैथ रीडिंग का टेस्ट देना चाहते हो अगर आपका, चूँकि आपको पता है कि इसमें 2 टेस्ट है, तो सॉरी 2 पेपर है, मैथ रीडिंग और जीएस वाला सेक्शन, तो ये भी दे सकते हो। इसमें भी 50 टेस्ट है, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी शामिल है। और इसका भी फी मात्र 399 है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन, इसका वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है वीडियो के थ्रू, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग तो यहीं से कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से आपका। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक बार पुनः नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर है 7319924130, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्वेश्चन पे। और आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से चलता है भाई, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल ए, धौलावीरा। अब देखो धौलावीरा से 3-4 क्वेश्चन बनता है। आप कहेगा सर सारे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का ही है। नहीं भाई, नहीं है, क्योंकि इसे मैं कह रहा हूँ सारे टेस्ट दीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सब लिया गया। देखो ये धौलावीरा, पहली बात ये गुजरात में है, आप सबको पता है। ये सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो धौलावीरा कहाँ पे है, तो गुजरात राज्य में है। एक स्थल जो मैं अभी कुछ देर पहले बताया, लोथल, वहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। लोथल ये भी गुजरात में है। यहीं से आप सबको पता है गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, कुछ लोग मन में डाउट रह जाता है। लोथल फ्रेंड्स बहुत पूछता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोग के बीच में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो मैंने आपको बहुत कायदे से पढ़ाया था भाई, कहाँ पे दिया था? तो आप सबको पता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति होगा तो उपदेश देगा धर्म को प्रचार के लिए, है ना। कितने अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कहाँ पे देगा? बिल्कुल ये सारनाथ में देगा। सारनाथ कहाँ पे है सर? यूपी में है। तो गौतम बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो अपना धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, या उत्तर प्रदेश के वाराणसी,
क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होता है भाई, गया जिला में, और यूपी वाला क्षेत्र आपको पता है कि इधर है, तो यहाँ से इधर जाएगा और यहीं पे जगह है सारनाथ, और यहीं पे अपना प्रथम उपदेश देता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, प्रचार प्रसार करता है, सारी चीज़ें होता है। और बौद्ध धर्म में प्रथम धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है, तो ये भी पूछ लेता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक है ना, कितने लोग जानते हो, हाँ प्रवर्तक होता है। तो बौद्ध धर्म भी अच्छे से पढ़ चुके हैं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया ये बिहार है, और किसे होगा, तो महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी होगा, गौतम बुद्ध हो गया, अभी आप बताए ना गौतम बुद्ध को। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अब यहाँ से गौतम बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें यहीं पे जान लीजिए। काहे के लिए बोलिएगा कि सर आप नहीं बताएं, बता तो रहा हूँ। देखो इसका जो जन्म होता है गौतम बुद्ध का 563 BC में, कहाँ पे, तो लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है ना, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन था, जंगल था। और इसके 7वें दिन जब इनका जन्म होता है, तो इनके 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो पालन पोषण कौन करेगा, तो इनकी मौसी करेंगी, जिनका नाम था भाई गौतमी, है ना। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कब, तो 29 वर्ष की अवस्था में गिरि छोड़ दिया था, गिरि त्याग कर लिया था। और बौद्ध धर्म में गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो 483 BC में, ईसा पूर्व में। तो ये सारे ना, जब भी आप पढ़ते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो ये सब चलना चाहिए माइंड में। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये देखो 3 शब्द है, सटीक ज्ञान, आस्था और क्रिया, किससे संबंधित है, ये शब्द पकड़िएगा तो फिर आंसर आपका मिल जाएगा बिल्कुल। जैन धर्म, बौद्ध धर्म टिक कर दीजिएगा। तो जैन धर्म में त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। त्रिरत्न आपने पढ़ा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से है, और इन तीनों को मोक्ष के मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सटीक ज्ञान। तो ये शब्द पता रहेगा तभी, चूंकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी है, लेकिन ये जैन धर्म का, चूंकि नाम बोल दिया था त्रिरत्न, और इसमें बोलते सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अगर ये पता होगा तब। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न वो बौद्ध बुद्ध है भाई, बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, है ना। तो सम्यक ज्ञान का मतलब अभी मैं आपको बता ही, सॉरी क्या बोल रहा है, सम्यक ज्ञान का मतलब, आज माफी चाहता हूँ, हो जाता है। मैं ये बोल रहा था, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सटीक ज्ञान, सम्यक चरित्र का मतलब होता है सटीक क्रिया, और सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, सच्ची आस्था। दोबारा सुनिए, सम्यक दर्शन का मतलब सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का मतलब सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का मतलब सटीक क्रिया। ठीक है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है, बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म का त्रिरत्न आपने देख लिया। चलो तो आंसर क्या हो गया आज का, चूंकि यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन थे कि सर त्रिरत्न तो दोनों में है, तो ये क्यों ना होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द बोल दिया था कि सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया, तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये एक दूसरे से लिंक है, सब लिंक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, भागवत संप्रदाय के योगदान में। तो बिल्कुल ये गुप्त काल आपने पढ़ा है। तो भारत में भागवत धर्म का विकास ही होता है कहाँ पे, तो भागवत धर्म मतलब वैष्णव धर्म। तो ये 5वीं शताब्दी के आसपास में इनका विकास होता है, और गुप्त के शासनकाल में ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने किया। बहुत पूछता है और बार बार ये प्रश्न आता है पेपर में। तो जो लोग डी टिक कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, डी नहीं होगा। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ बी होगा, बलवंत राय मेहता हो जाएगा ना कमेटी। तो स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद पंचायती राज विचारधारा औपचारिक प्रतिपादन का श्रेय बलवंत राय मेहता को दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है और घुमा फिरा के पूछते हैं। अच्छा, कितने लोग बता सकते हो कि पंचायती राज की नींव जो है कब रखी गई थी, ये डेट पूछता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिख ही देता हूँ, 2 अक्टूबर की बात है 1959 ईस्वी। अब तो नाम आप बता दीजिएगा, नागौर कहाँ पे है, राजस्थान में है। थोड़ा सा कोल्ड सा हो गया है, आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो माफ़ी चाहता हूँ, इतना थोड़ा सा आप लोग कवरेज जरूर करिएगा। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है। तो हाँ, मैं ये बता रहा था, नागौर में पंचायती राज की नींव सबसे पहले रखी गई थी 2 अक्टूबर 1959 में, राजस्थान में है।
स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले भी कुछ लोग थे, जिसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे जैसे जो व्यक्ति थे, वो पंचायती राज की जो है विचारधारा के समर्थक थे पहले से भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कौशल एवं मगध। कौशल महाजनपद है और मगध भी महाजनपद था, और 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो मगध एक साम्राज्य के रूप में विस्तार होता है। तो प्रश्न पूछता है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? कौशल और मगध। कितने लोग बता सकते हो भैया इसका आंसर? बिल्कुल डी, अजात शत्रु का नाम आपने जरूर सुना होगा, अजात शत्रु। तो भाई कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजात शत्रु के समय में होता है, और ये कब हुआ था? 492 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु की बात करें तो इन्होंने क्या किया? अंग हो गया, ये ध्यान रखना पूछता है, अंग हो गया, लिच्छवी हो गया, लिच्छवी, वज्जी, ये बहुत पूछता है ये सब, वज्जी महाजनपद, और काशी, काशी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मतलब कि मगध में मिला लिया था, ठीक है ना। अजात शत्रु कौन था भाई? तो हर्यक वंश आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाया हूँ बहुत पहले से, हर्यक वंश प्राचीन भारत के इतिहास में मेरा। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। बिंदुसार अलग है, वो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है, ये बिंबिसार है, बिंबिसार। तो बिंबिसार की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक है, और इसी का पुत्र था अजातशत्रु। अब यही अजातशत्रु है गद्दी के लिए अपने बाप को हत्या कर दिया था, पिता को हत्या कर दिया था। क्या, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन बताइएगा सभी लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी शासन आता है ना, ग्रामीण और शहरी शासन आता है। तो इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 11वीं और 12वीं अनुसूची का उल्लेख है, और संशोधन किया गया था 11वीं और 12वीं अनुसूची को कब किया गया था, कब संविधान में जोड़ा गया था? आप सबको पता है ना, बहुत पहले से पढ़ाया हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं था, बाकी ये सब था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षण किया गया है? बिल्कुल ये हो जाएगा, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है ऐसा काम। निम्नलिखित में से इस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है? तो ये भी बहुत पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। डोगरी कहाँ पे बोला जाता है? हाँ, डोगरी जम्मू और कश्मीर में बोला जाता है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान में जो डोगरी भाषा जो का उल्लेख है, तो डोगरी को भारतीय संविधान में पहली बार ध्यान रखिएगा कि 2003 में शामिल किया गया था। और ये डोगरी भाषा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, ऊपर में जो आपको दिखेगा छत भारत का, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों, कुछ हिमाचल क्षेत्र में भी, हिमाचल वाला क्षेत्र में भी बोला जाता है, लेकिन मैक्सिमम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोला जाता है डोगरी, ठीक है, JNK में और लद्दाख में, और कुछ एरिया हिमाचल का भी है, उसमें भी बोली जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो 324, बहुत पहले से आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है निर्वाचन आयोग को? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बी टिक कर रहे हो सही है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन में है, बी टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 324 क्लोज 5 के अनुसार निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जाता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, वो क्वेश्चन भी लिया हूँ, वहाँ पर भी बता दूंगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द बहुत पूछता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 2 शब्द बहुत पूछता है। बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन, चूंकि 42वें में 44वें में लोगों को कन्फ्यूजन आता है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, ये 1976 में हुआ था संशोधन, ठीक है। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द 3 शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। अच्छा, कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, है ना, मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, बहुत पूछता है। 44 में टिक कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। शिक्षा के अधिकार को, बिल्कुल आंसर हो जाएगा 86 नंबर का संशोधन हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? तो ये 2002 ईस्वी में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इस संशोधन में कहा गया कि भाई आप क्या करोगे, 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। इसमें ये प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद इसमें कौन सा है? तो अनुच्छेद है भाई 21 का क में यह प्रावधान किया गया है, या फिर ए में, 21 का ए में। बहुत पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी एज आवश्यक है? पंचायत का चुनाव अगर आप लड़ेंगे मुखिया उखिया से या वार्ड सदस्य से, जो भी है, तो कम से कम कितना एज होना चाहिए, ये पूछ रहा है। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर बी हो जाएगा। कम से कम आपका एज 21 साल होना चाहिए, तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको लोकसभा के लिए चुनाव लड़ना है भाई, लोकसभा या विधानसभा, तो इसके लिए कम से कम 25 साल, पंचायत के लिए 21 साल, राज्य सभा और विधान परिषद दोनों के लिए 30 साल कम से कम मिनिमम। ये तीनों डेटा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कई बार पूछता है ना भाई प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज चाहिए, तो 25 साल ही चाहिए मिनिमम, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा का कोई उल्लेख नहीं है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक लड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट है। लेकिन कम से कम ग्राम पंचायत के लिए जो चुनाव लड़ेंगे 21 साल कम से कम, लोकसभा या विधानसभा के लिए 25 साल, ग्राम पंचायत के लिए 21 साल, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 साल, और राज्यसभा या विधान परिषद के लिए कम से कम 30 साल की एज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। चलिए, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में होता है ना। अच्छा, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। चलो आगे बढ़े। अच्छा, एक और कई बार प्रश्न पूछता है, मैं बता ही देता हूँ। चुनाव अगर जहाँ से आप लड़ेंगे तो वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप लड़ पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किया गया, तो संविधान के कौन से संशोधन के तहत ऐसा किया गया कि भाई कम से कम अगर आप 18 साल पूरा कर लेते हो तो आप मतदान दे सकते हो। देखो 61 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है भाई, तो यहीं पे ये प्रावधान किया गया था। कब किया गया था 61वां संविधान? तो 1988 ईस्वी में। ये सब बहुत पूछता है, ध्यान देखिएगा। पहले कितना था? तो 21 वर्ष था 1988 से पहले। जब 61वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ तो बोला कि अब ये 21 साल नहीं, बल्कि जिनका 18 साल एज है वो अब वोट दे सकता है, चुनाव में वोट दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, है ना। तो ये आप सबको पता है, ये 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21 का क, मैं अभी आपको कुछ देर पहले ऐसे पिछले वाला क्वेश्चन में बोला था ना कि भाई मेंशन किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना। तो इसमें जो है आप देखेंगे लागू इसे किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, तो यही पूछा है गया है ना, तो जोड़ा जाएगा तो लागू होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल द हेग का नाम आपने जरूर सुना होगा भाई। देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। इसकी बात कर ले तो 1945 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया, लेकिन इसमें काम जो चालू हुआ ना 1946 से सुचारू रूप से चलने लगा। इसमें कुल देखा जाए तो 15 न्यायाधीश और 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होता है और 9 साल के लिए चुने जाते हैं। स्थापना 1945, काम शुरू हो गया था 1946 से। ये डेटा ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ पे? द हेग में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है क्या? मुझे पता है कि अभी लोग 300 ए है संपत्ति के अधिकार से, 300 में बोल रहा हूँ, तो मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति बोला है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। देखो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, और ये
स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजित हुआ है? उच्चायुक्त का बोल रहा है, तो बिल्कुल ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसके तहत। निम्नलिखित में से कौन से जो है रासायनिक परिवर्तन है? मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, मिल गया। जो मिल जाए रासायनिक परिवर्तन, नहीं उल्टा बोल दिया हूँ, जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, ना मिले रासायनिक परिवर्तन। मिलने से मतलब क्या होगा? मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं भाई, चीनी को घोलते हैं, और चीनी हम फिर से हम लोग चाहेंगे तो पानी से चीनी को निकाल सकते हैं वेपराइजेशन के माध्यम से। लेकिन अगर हमने क्या किया, खाना खा लिया और खाना जाहिर सी बात है पचने के बाद वो पुनः जो है, मान लो कि आपने चावल दाल खाया है, तो ये फिर से नहीं बन सकता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, सब्जी पक गया, सब्जी से दोबारा जो है ना, जो पहले कंडीशन में जो सब्जी था नहीं निकाल सकते हो, नहीं ला सकते हो, है ना। तो इसका बहुत अच्छे से मैं केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, तो अलग ट्रिक से करवा दिया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखो, खाना पकाना, और क्या हो जाएगा दूसरा है भोजन पाचन। देखो वही ऑप्शन भी दिया है। पानी का जमना भौतिक परिवर्तन है, पानी को गर्म किया जाना ये भौतिक परिवर्तन है, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई सी। एक उत्प्रेरक क्या है? तो बिल्कुल आप सबको पता है, रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ाता है, उत्प्रेरक का काम ये होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, आ गया क्वेश्चन, बी हो जाएगा। कितने लोग इसका सही आंसर टिक करोगे? तो एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ ना भैया, Al2O3, और दूसरा हुआ जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ZnO, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील को अच्छा उभयधर्मी क्या होता है? देखो भाई, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। नमक और पानी बनाएगा तो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी का बता दीजिए, ऑप्शन में जो था एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा था ना ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसका जवाब दीजिए सभी लोग। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? उसमें हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। साबुन ग्रीस को हटाता है, आंसर क्या होगा? पायशीकरण द्वारा, बिल्कुल पायशीकरण के द्वारा। साबुन ग्रीस को पायशीकरण द्वारा हटाता है। पायशीकरण सामान्यतः समूहयुक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, बिजली की इस्त्री के जिस आयरन देते हो ना कपड़ा में, तो इस्त्री के ताप तत्वों का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु कौन सा है? उसमें कौन सा धातु दिया जाता है भाई? उसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सुचालक नहीं, अधिक कुचालक है, जिसमें ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकता है, तो पाड़ा हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पाड़ा हो जाएगा। उसके बाद सुचालक बात कर ले, तो जो ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊष्मा का जो सुचालक होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा धारा की विद्युत धारा की प्रवाह होता है, वो चांदी है, ऑप्शन में रहता है। तो ये कुचालक पूछा है, जो नहीं प्रवाह होगा तो पाड़ा हो जाएगा, है ना। चल बाकी यहाँ पे देख सकते हो, तांबा हो गया, शीशा हो गया, दस्ता, इसमें कहीं ना कहीं ऊष्मा की प्रवाह होती है। ऊष्मा की कुंडली बनी होती है, तो आंसर क्या होगा? ऊष्मा की कुंडली बनी होती है भाई, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक ना। सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा? बिल्कुल सेल्सियस में बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस पे, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है, तो कौन सी ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? तो आप सबको पता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए।
हाँ देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी का है ना, तो आंसर बिल्कुल किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता। आगे बढ़ जाते हैं। मृग मरीचिका का कारण है भाई क्या है, तो बिल्कुल वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान ताप, ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है? तो बिल्कुल ये पढ़ कितने लोग बताएंगे? प्रकीर्णन होगा, हाँ प्रकीर्णन की घटना पढ़े हैं ना फिजिक्स में, लाइट वाला चैप्टर में। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? ये भी बहुत पूछता है, तो ये नाभिकीय संलयन के माध्यम के द्वारा ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, तरनताल तरनताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है भाई? तो अपवर्तन है, अपवर्तन अपवर्तन अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया फैलाने के अलावा एनामिलीज मच्छर है, आप सबको पता है एनामिलीज, सॉरी एनाफिलीज, एनाफिलीज है, माफी चाहता हूँ, एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक है? बहुत पूछता है क्वेश्चन और कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो फलेरिया आपने नाम जरूर सुना होगा, जिससे कहते हैं हाथी पाँव। फलेरिया बीमारी जिसको होता है ना, ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। इसमें इसे हाथी पाँव बीमारी भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसका जो है ना टांग फूल जाता है ना, टांग बहुत ज़्यादा फूल के हाथी के पैर के जैसा हो जाता है, ठीक है। तो मादा मच्छर के काटने से हाथी पाँव, जिसे हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, डेंगू, मलेरिया, जीका आदि बीमारियां इसी से होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी किया जाता है। तो आप सबको पता है कि कैंसर की बीमारी होता है ना, उसके इलाज के लिए, तो हालांकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, कीमोथेरेपी एक औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिका को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी में उपचार के लिए रसायन को जो ना नस या मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। आप सभी लोग बखूबी से जानते हैं, तो आंसर क्या होगा? उपचार के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है उसमें, तो रसायन का प्रयोग। अगला प्रश्न है, शरीर में लोह की कमी से होने, अगर शरीर में लोहा का आयरन का कमी होगा तो कह रहा है कि क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो देखो भाई, इसमें रक्त अल्पता नाम जरूर सुना होगा। तो मतलब कि अगर आयरन की कमी होगा तो रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता की हो जाएगा, मतलब कि ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में, है ना। और यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला एक रुधिर एक जो है पदार्थ रुधिर कणिका है, यानी हेमोग्लोबिन की संख्या में कमी से, या फिर हेमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इसमें हेमोग्लोबिन की संख्या में कमी होता है, तो ऐसे होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है ये बोलता है? तो ये इसमें कह सकते हो कि जलजन्य रोगों का है ना। इसमें टाइफाइड का नाम आपने जरूर सुना होगा, टाइफाइड। तो ये आंत में होता है, आंत में, इसमें जीवाणु होता है। और ये टाइफाइड जो होता है ना, दूषित जल को पीने से होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसे हैजा कलरा भी कहते हैं, है ना। जीवाणु से भी, जीवाणु से, बिल्कुल जीवाणु से होता है ये रोग। और खास तौर पे कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि भाई फैलता किससे है? तो देखो भाई, इसमें जो कह सकते हो कि दूषित खाद्य पदार्थ और मक्खी से तेजी से फैलता है ये टाइफाइड या कलरा, ठीक है ना। जल जनित बीमारी है, तो बिल्कुल इसका आंसर सी हो जाएगा, जल जन्य रोग या जल जनित रोग। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण किया जाता है, तो जाहिर सी बात है किडनी काम नहीं किया जाता है, नहीं करता है, तब वो प्रोसेस होता है, तो डायलिसिस प्रक्रिया, जिनका किडनी खराब होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है किसका? ये भी प्रश्न पूछता है, खूब पूछता है। तो इमल्शन का, बिल्कुल इमल्शन इज द राइट आंसर। दूध एक पायस, मतलब कि जिसे हम लोग इमल्शन कहते हैं, उसका उदाहरण, दूध में विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व प्राप्त होता है। विटामिन सी नहीं होता है, जो कि विटामिन सी होगा दूध फाट जाएंगे, है ना। तो विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है। पास्चुराइजेशन पास्चुराइजेशन हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और एक निश्चित समय में अचानक से ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 63 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम लोग गर्म करते हैं 30 मिनट तक। कितने मिनट तक? तो 30 मिनट तक। और 5 डिग्री सेल्सियस पर इसे ठंडा किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है, तो ये पास्चुराइजेशन की इसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जीवाणु को मेन काम इसका फंडा होता है कि भाई लंबे समय तक उसको रखे और इसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल जो लोग सी टिक किया हो, सी हो जाएगा। पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके बाद एक निश्चित समय पर, और निश्चित समय पर निश्चित तापमान पर अचानक ठंडा किया जाता है। पियूष, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो कह रहा है कि भाई
ये कहाँ पे होता है? तो मस्तिष्क में होता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र का, देखो ये दोनों बोल रहा है, बहुत पूछता है, बिल्कुल ये न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का काम होता है। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। यह विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा सूचना आदान प्रदान करता है। ठीक है ना, तो आंसर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे मोड़े जा सकते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो कार्टिलेज का नाम आपने जरूर सुना होगा। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है, आराम से मोड़े जा सकते हैं, उसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज देखा जाए तो ये कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़े हैं, है ना। इसका निर्माण कंकाली संयोजन ऊतक भी बोल सकते हो इसे, तो उससे होता है। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी डाइस में है, कहाँ है भाई कन्याकुमारी? किस राज्य में है? तो यहाँ तो केरल हो जाएगा, तमिलनाडु यहाँ पे आपको दिखेगा। एक मिनट, ऐसे में बना, क्योंकि ये हिस्सा तमिलनाडु है, केरल ऊपर तक ही है यहाँ तक, और ये तमिलनाडु है यहाँ, तो ये तमिलनाडु में है। आप सबको पता है आंसर क्या होगा? ये बहुत पूछता है ये सारे क्वेश्चन। और कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी आप सबको पता होना चाहिए, भारत की बात करूँ तो भारत की मुख्य भूमि का, ये जो मुख्य भूमि है उसकी सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है भाई कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मालाबार तट किसके बीच स्थित है? मालाबार तट तो बिल्कुल गोवा और कन्याकुमारी के बीच में है। आप बहुत सारे से हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी जो है सीमा रेखा को बनाता है? आज का टेस्ट थोड़ा सा कह सकते हो इजी है, तो बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। बांग्लादेश ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत देश के साथ। इसका अपना ट्रिक भी पढ़ा होगा, बचपन में MBA किया, ये ट्रिक है, कड़म भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, 2 बार रिपीट कर दिया, चलो बांग्लादेश हो जाएगा। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदान में से किस में सम्मिलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है। तो देखो ये क्वेश्चन कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल भी हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है मिकिर पहाड़ी से। तो मिकिर पहाड़ी मेघालय राज्य में, मौसम मिकिर मौसम मेघालय, ध्यान रखिएगा। मिकिर पहाड़ी मेघालय और असम राज्य में, दोनों में, मेघालय और असम में। पूर्वोत्तर भारत अगर आप देखोगे भाई, पूर्वोत्तर भारत तो कहाँ पे है भाई? मिकिर पहाड़ी बहुत पूछता है ना। तो कहाँ पे? मेघालय और असम में, ये दोनों जगह फैला हुआ है मिकिर पहाड़ी। मेघालय ये है आप सबको पता है, और असम, तो ये दोनों राज्य में फैला हुआ है, पूछता है बहुत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणी या दक्षिणतम पर्वतमाला है? दक्षिणतम, देखो भाई एक सीरीज हम आपके बीच में लेके आए हैं, क्विक रिवीजन सीरीज, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दरोगा के लिए तो है ही, आप ADO के लिए, स्ट्रीचल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए, उस सीरीज को जाकर देखिएगा। खासतौर पे जो मास्टर वीडियो दे रहा हूँ ना अभी मैं, एंसेंट मेडिवल इंडियन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का मास्टर वीडियो दे दिया हूँ, और ये वीडियो का लेंथ जो होता है लगभग 2 से ढाई घंटा का रहता है, उसे देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे जो है अच्छे क्वेश्चन है, और टॉपिक वाइज उसमें डिस्कस करवाया गया है, तो आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और डायग्रामिकली सब कुछ में करवाया गया है, तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला, अच्छा तो दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सा होगा भाई, ये पूछा है। तो बिल्कुल भी नहीं, दक्षिणतम बोला है ना, तो इलायची की पहाड़ी है ना, जिसे हम लोग कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय माला है, पर्वतीय क्षेत्र है। यह केवल केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, अगर आप देखेंगे ना इसके बारे में मैं बहुत गहरे से पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, ऊपर में केरल है, और इसी सीमा पर आपको दिखेगा इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी यहाँ पे। तो प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। कोटा किनाबालू सर्वोच्च चोटी है, कोटा किनाबालू, कोटा किनाबालू, कोटा किनाबालू, किनाबालू, ये मलेशिया में है, आपको पता होना चाहिए, आंसर डी हो जाएगा, मलेशिया में है। तो कोटा किनाबालू मलेशिया का सर्वोच्च शिखर है। और म्यांमार का सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? खकाबू राजी, खकाबू राजी है, ये भी ध्यान रखना। समुद्र तल पर
पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है सबसे, आपको पता है ना, ये करे समुद्र के तल पर, तो उत्तरी ध्रुव राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो आपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ा है, मैंने आपको बताया हूँ, तो विवर्तनिक क्रिया के तहत। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, मतलब कि समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता ही नहीं है, स्थल रुद्ध? तो हंगरी, ऑप्शन के हिसाब से हंगरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हंगरी। देखो भाई, हंगरी मध्य यूरोप के मध्य स्थल रुद्ध देश है, जिसकी राजधानी, ये प्रश्न कई बार अभी पूछे तो गए हैं ये क्वेश्चन, है ना? थोड़ा सा देख लीजिए, हंगरी की बात करें ना, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। चलो आगे बढ़े। अगले प्रश्न है भाई, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया, 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 पेंजिया। तो बिल्कुल गोंडवाना लैंड है ना, हम लोग अंगारा, और गोंडवाना लैंड में कौन? दक्षिण भारत का जो मैक्सिमम हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, दक्षिण भारत। तो ये प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है? तो अल्पस, 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 अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी में फैला हुआ है, और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लॉक है, माउंट ब्लॉक, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बिल्कुल जो अल हिलाल टिक कर रहे हैं, कई बार अल हिलाल से प्रश्न पूछा जाता है, तो अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया जाता है। 1872 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड का आरंभ जो है किया था, तो ये बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, आप सबको पता है। सुचारू रूप से ये 1875 से शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और ये इंग्लिश पत्रिका था, अंग्रेजी पत्रिका था, अंग्रेजी पत्रिका था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कहाँ पे? अमेरिका में। तो बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। और देखो, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना जो है, दोबारा सुनिए, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बहुत पूछता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल इसका आंसर सभी लोग जानते ही हो, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो देखो भाई, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 की बात है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सत और अहिंसा तरीके से हिंदू समाज में अस्पृश्यता के साथ साथ तथा कथित अस्पृश्यों द्वारा सामना की जाने वाली सभी प्रासंगिक बुराइयों और क्षमताओं का उन्मूलन करना था। बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है ना। और हरिजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? भगवान के बच्चे होता है, भगवान के बच्चे। और गांधी जी ने नाम उन लोगों को दिया जो उस समय अछूत या दलित के रूप में जाने जाते थे। तो हरिजन नहीं समझ रहे हो, हरिजन ये हालांकि ये होता है भगवान के बच्चे, इसका मतलब, लेकिन वैसे लोगों को संबोधित किया हरिजन। तो कितना यार, वैसा ही महात्मा गांधी महान नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1970 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही, देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया, तीसरे सत्याग्रही थे। बिल्कुल डी हो जाएगा, ब्रह्म दत्त हो जाएगा, है ना। पहले दूसरे कौन था भाई? देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ हो जाता है वो 17 अक्टूबर की बात है, 17 अक्टूबर, है ना, 1940 ईस्वी में। ये बारधा के निकट पवनार ग्राम से शुरू होता है। इसके जो सत्याग्रही थे, पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे भाई। दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त, जो अभी आपने देखा, दत्त। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय मुद्रा छापा जाता है, भारतीय, बिल्कुल यहाँ पे नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, उसमें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया के नोट्स। तो आंसर क्या होगा भाई? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी हो जाएगा, सिंदरी, सिंदरी। और ये बिहार में है, बिहार में है, बिहार में, बिहार में, ध्यान रखिएगा, सिंदरी बिहार में है। और ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा माइंड पे रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित उपलब्धता पर निर्भर है, किस पर है भाई?
बिल्कुल डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। देखो बीज की उच्च पैदावार के इसमें पर्याप्त सिंचाई सुविधा उस क्षेत्र में था, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का भी प्रयोग भाई किया गया, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? 91 का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें उदारीकरण था, निजीकरण था, और जिसे हम लोग कहते हैं और क्या, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण है, लेकिन इसे वैश्वीकरण भी बोल सकते हो। तो आंसर क्या होगा? बस डी सभी हो जाएगा। और राम मनोहर मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण भी कहते हैं, ये था, जिसे हम लोग राव मनोहर मॉडल यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रश्न पूछता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मनोहर नहीं हो गया, मनमोहन होगा ना, मनमोहन मॉडल होगा, मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। टाइम पीरियड पूछ लिया है भाई, तो सबको पता है कहाँ से शुरू हुआ था? 1997 से 2000 तक। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, तो कृषि में। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित, मतलब कि अक्षम्य है, तो यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट कौन से व्यक्ति का था? तो बिल्कुल एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम है J.M. किन्स, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? J.M. किन्स। और यह कथन कब दिया था, ये भी पूछता है भाई, तो 1923 का भी आपको पता होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित, मतलब कि असक्षम है, ये कथन 1923 में एक आर्थिक प्रश्न के संबोधन में जॉन मेनार्ड किन्स ने इसका, जिसे हम लोग J.M. किन्स कहते हैं ना, तो इसका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स इसका नाम है, तो इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है भाई, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था कब? WTO में 1995 में, बिल्कुल 1995 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था भाई? तो ये 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ ही था इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो छठी पंचवर्षीय योजना लाया गया था, तो कह रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड था, अवधि था, कितना था? तो 80 से 85 था, ये तो आराम से याद रख सकते हैं। KS मनीलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र में जुड़े हुए थे मनीलाल? हाँ, तो ये वर्गीकरण से आप सबको पता होना चाहिए, बी हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। प्रसिद्ध जो है ये टैक्सोनॉमिस्ट थे और इसे पद्मश्री से भी नवाजा गया था। 1 जनवरी 2025 को केरल में इसका निधन हो गया। अगला प्रश्न है भाई, फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हाल ही में पल्लास की बिल्ली को किस भारतीय राज्य में देखा गया? हिमाचल प्रदेश में ये लगातार न्यूज़ में था। कृषि मंत्रालय ने विशेष श्रेणी वीज़ा, ई छात्र वीज़ा और ई छात्र एक्स वीज़ा की शुरुआत की, तो गृह मंत्रालय ने किया है ना, तो आंसर क्या होगा? सी। 15वें एयर इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI एक्शन समिट 2025 का मेजबान देश कौन सा है? तो फ्रांस है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। कलमकारी चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? कलमकारी, तो आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है ना, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया। गान नगाई त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, मणिपुर में। भारत के 5वें संयुक्त राज्य अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी बेंगलुरु में किया गया है भाई, ध्यान रखना, बेंगलुरु राइट आंसर। अब्दुल अल कुरी द्वीप जो समाचारों में था, किस महाद्वीप में स्थित है अभी? तो ये हिंद महासागर में है। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज INS बहुराष्ट्रीय अभ्यास लॉ पेरोस के 4थे संस्करण में भाग ले रहा था, मतलब ये ले चुका है, तो ये INS मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने 24-25 में बात कर ले तो ये विजय हजारे ट्रॉफी या फिर विजय हजारे ट्रॉफी जीती है भाई? तो ये कौन जीता है? तो कर्नाटक जीता है भाई। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय
परगर दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? तो ये 18 फरवरी को है ना। 34वें ITTF ATTU कप जो है मतलब कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान कौन सा देश है? तो चाइना है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा, ये थोड़ा सा हिंदी का 2-3 क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि ये विभत्स का विरोधी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वीर हो जाएगा। मगही किस भाषा की बोली है भाई? तो ये बिहारी है, आपको पता होना चाहिए। और कह रहे कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो ये हस्ताक्षर ये बहुवचन है, नित्य बहुवचन है ना। तो आंसर सी हो जाएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो यह जो है मिठाइया का, आपको पता होना चाहिए। मिठाइया का एक वचन है, ये बहुवचन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज का क्वेश्चन मैं कहूँगा ईजी ही था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट था। तो आज जो है आप बताइए कि 100 में आपने कितना सही किया। लेकिन आज का जो कट ऑफ है वो है 75 कट ऑफ है। अगर 75 मार्क्स है नेगेटिव काट के, 1/3 नेगेटिव काट के, तो आपका गुड स्कोर है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं थोड़ा सा, आज मेरा गला खराब था, आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, सर्दी भी है, कोल्ड सा हो गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए सारे क्लासेज जो पेंडिंग था वो सारे क्लास में ले रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है। तो भाई आप लोग भी पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, काम करिए, काम सबको करना पड़ता है। अगर आप जॉब में भी जाएंगे ना, तो आपको जो काम दिया जाएगा तो वो आपको करना पड़ेगा। पहले वाला ज़माना गया, तो इसलिए ये चीज़ें आपके अंदर अभी से डालिए। ये आ गया तो सिलेक्शन समझिए कि कन्फर्म हो गया, और ये करना कंटिन्यूसली आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए दे देता हूँ ना, ताकि आप आराम से जाके जुड़ जाओ। और मैक्सिमम PDF भी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप सबको पता ही होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।